हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका है। सी सेट पीएससी 2022 की बात करेंगे तो 70 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फार्मूला बात करेंगे तो कोई भी दो संख्या अगर उन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को b, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तो इन संख्याओं का जो गुणनफल रहेगा वो बराबर होगा इन्हीं संख्याओं के एलसीएम और इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रश्न में एचसीएफ का मान दिया है 3x + 1 और एलसीएम का मान दिया है एक और समीकरण के रूप में, और इनमें से एक संख्या दिया है 6x² + 5x + 1। तो हमें दूसरा बहुपद ज्ञात करना है। थोड़ा लेंदी है, बाकी है ठीक ठाक क्वेश्चन। देखो यहाँ पर a का मान के चलो कि निकालना है। पहला संख्या दूसरा पद क्या है, तो जैसे कि a का मान दिया है, समझिए आप क्या है। a का मान 6x² + 5x + 1, ये पहला नंबर हो गया हमारा। दूसरे नंबर को मैं b मान रहा हूँ, इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम का गुणन करेंगे 3x + 1, और ये हो जाए क्या 22x³ माइनस कितना 15x² माइनस 9x प्लस क्या 2। ठीक, ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर रहेगा? संख्याओं के गुणनफल के बराबर रहेगा। यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रैखिक समीकरण, वर्ग समीकरण है ये। इसको आपको तोड़ना है। इसको तोड़ते कैसे हैं? x² के साथ जो चीज़ है और ये लास्ट वाला 1 है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 6 होगा। अब बीच में संख्या क्या है? 5x। आप मुझे ऐसी दो संख्या बताइए जिनको आप जोड़ो तो 5 आना चाहिए, और जिनका गुणा करो तो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पर 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6 आएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 6x² है, बीच वाले को तोड़ना रहता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x + 2x, 5x को 3x + 2x, और ये +1 का 1, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू b। बाकी सबको मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी सब रहेगा टाइम वेस्ट होगा करके मैं यहाँ पर एलजेस्टिक उसको कॉपी करना है आपको। ओके, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों के पास 3 को कॉमन निकाल लीजिए आप। 3 कॉमन आ जाएगा तो 3x कॉमन होगा, क्या बचेगा? 2x बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में कॉमन निकलेगा तो 1 निकलेगा कॉमन। 2x प्लस क्या होगा? 1 होगा। इनटू क्या रहेगा? b रहेगा। ये ऐसा ब्रैकेट बन इनटू b इक्वल टू क्या रहेगा? ये सारे डिजिट फिर कॉपी होंगे, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, आप समझिएगा। लास्ट में जब जरूरत रहेगा तो लिखेंगे उसको। अब देखिए आप यहाँ पर इनमें कॉमन क्या क्या चीज़ है। देखो इसके पास भी 2x + 1 है, इसके पास भी 2x + 1 है, दोनों को कॉमन निकाल लो आप। तो 2x + 1 कॉमन आ जाएगा। पहले वाले पद में क्या बचेगा? 3x बचेगा। सेकंड वाले में क्या बचेगा? सेकंड वाले में 1 बचेगा। ओके, अब इनटू क्या रहेगा? b। इस पूरे पद को लिखना है आपको। क्या लिखना है? 3x + 1। इस तरफ को बचा है उसको कॉपी कर रहे हैं, और ये क्या होगा? 22x³ माइनस कितना 15x² माइनस कितना 9x प्लस कितना 2। ओके, अब यहाँ से आगे सॉल्व करना है इसको। ये फुल स्पेस ले लेना हूँ मैं। जो जो कटेगा कटा सकते हो आप। ये 3x + 1 और 3x + 1 इस तरफ भी कट जाएगा। इस तरफ क्या बचा? 2x + 1 बचा है, इनटू क्या बचा है? b बचा है, इक्वल टू इधर क्या है? 22x³ माइनस 15x² माइनस 9x प्लस कितना है 2। अगर आप b का मान चाहते हो तो 2x + 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो b का मान कितना आ जाएगा? 22x³ माइनस 15x²
माइनस 9x प्लस 2 डिवाइड बाई कितना होगा, बटे के फॉर्म में कितना आएगा, बटे के फॉर्म में आएगा 2x प्लस 1। अब इसको भाग देना है, इसको भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा। तो भाग देना कई लोगों को नहीं आता, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर कैसे भाग देते हैं। 2x प्लस 1 ये है हमारा, ये लिख देना। जो विद्यार्थियों को नहीं पता उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी, जिनको पता है उनको नीड नहीं है, आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो वीडियो आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए करना क्या होता है यहाँ पर इसमें आप ये कीजिएगा, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है x क्यूब है, एक जगह x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना x क्यूब है। x के साथ क्या चीज़ का गुणा करोगे कि x क्यूब आएगा, तो आपका उत्तर होगा x स्क्वायर का। और अगर आप 2 से इसको भाग देना, 2 के साथ क्या चीज़ का गुणा करोगे तो 22 आएगा, तो 2 के साथ हम लोग 11 का गुणा करेंगे तो 22 आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है 11x स्क्वायर। अब 11x स्क्वायर का गुणा आप 2x से कीजिए तो कितना आएगा 22x क्यूब आएगा, और 11x स्क्वायर का गुणा आप 1 से करोगे तो कितना आएगा प्लस 11x स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है आपस में घटा देना है, तो घटा दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो क्या होगा यहाँ पर ये प्लस हट के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है माइनस 15 एक्स स्क्वायर और माइनस 11x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ने पर माइनस 26x स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं अगला पद को नीचे लाते हैं, किसको, इसको नीचे लाना होगा, तो नीचे लाओ क्या होगा माइनस 9x, ये आ गया। ओके, आप चाहोगे तो पूरा सबको नीचे ला सकते हो, चलो सबको नीचे ले आते हैं, एक एक स्टेप हल करना है। अब यहाँ पर क्या देखना है, अब देखिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर 26x स्क्वायर है और भी माइनस में, यहाँ पर कितना है 2x। आप ये सोचिए 2x के साथ क्या चीज़ का गुणा करूँगा कि माइनस 26x स्क्वायर आएगा, तो 2 के साथ 13 का गुणा करोगे तो 26 मिल जाएगा, और x के साथ x स्क्वायर का गुणा करोगे तो फिर x स्क्वायर मिलेगा, और नेगेटिव चाहिए इसलिए माइनस में चाहिए तो माइनस 13x, ऐसा थोड़ा सा खिसकाते हैं यहाँ, सॉरी कुछ ज़्यादा पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वापस से आ गया, ठीक है। यहां से क्या करना है 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 तो 26, और ये एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 13x एक्स के साथ गुणा हो तो कितना होगा माइनस 13x। इसको हल करना है तो दोनों को क्या करना है घटाना है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो माइनस 26x स्क्वायर प्लस 26x स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर देखिए ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 13x है और ऊपर में 9x है, तो 13x में 9x से घटा दो कितना बचेगा, तो 4x से बचेगा, और प्लस कितना आएगा 2 आएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 2x है, 2x के साथ क्या चीज़ का गुणा करोगे तो 4x से मिलेगा, तो 2x के साथ आप 2 का गुणा करोगे तो 4x से मिलेगा, और ये 2 का गुणा आप 1 से करोगे 2 मिलेगा, पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये जो मिला है हमें यही b का मान है जी, तो b का मान कितना आया 11x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस क्या होगा 2। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करोगे, एक बार ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन ए, विकल्प ए हमारा क्या होगा यहाँ से आंसर निकल कर आएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन था, बाकी क्वेश्चन ऐसी बनेगा ये। बाकी आप हिडन ट्रायल से बना सकते हो, एक से वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो, 1 वगैरह पुट करके भी आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। बाकी ये आपका बेसिक है, यहाँ से आप इसको क्वेश्चन को अप्रोच करो। चलिए ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, लेंदी है बोल सकते हो आप इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा लेंदी, ठीक है। बाकी अब इसको मैं हल करके बता रहा हूँ आपको सॉल्व करके दिया हुआ है क्वेश्चन में P और Q एक ही कीमत पर 2 अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस जो खरीदने का कीमत है वो दोनों का बराबर है। बाद में R P और Q से दोनों वस्तुओं को 390 रुपये समान मूल्य पर खरीदता है। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है
कि P और Q ने वस्तुओं को समान कीमत पर खरीदा और P और Q ने दोनों ने वस्तुओं को समान मूल्य पर R को बेच दिया। भाई R खरीदेगा तभी ना जब P क्या करेगा और Q क्या करेगा, बेचेगा। और P और Q कितने में बेचते हैं, 390 में बेचते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि P जो है अपने लाभ की गणना, P को लाभ होता है X% और Q को लाभ होता है Y%। तो P लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, और जबकि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में, P का लाभ X% था जबकि Q का लाभ Y% था, क्योंकि Q विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करेगा। यहाँ पर छोटा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, आप करेक्शन कर लेना। P लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है जबकि Q लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। एक्चुअल आंसर, छोटा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूँ अच्छे फॉर्म में, क्योंकि नहीं ठीक है, हाँ अलग अलग लाभ है, सॉरी ठीक है करेक्शन। P का लाभ X% था जबकि Q का लाभ Y% था, और Q विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है अपने लाभ का और P क्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। फिर आगे बोला गया है चौथा व्यक्ति आएगा। अब R इनमें से एक वस्तु S को Y% लाभ पर बेच देता है। R बेचता है किसको, S को बेच देता है, वो भी कितना, Y%। देखिए Y का परसेंट एक बार और आ चुका है। फिर हमें निकालना है S का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब S का क्रय मूल्य निकालना है। इसका मतलब है कि R ने कितने में बेचा ये निकालना है। R का अगर विक्रय मूल्य निकाल लेते हो तो आप S का क्रय मूल्य बता सकते हो, क्योंकि वही R का विक्रय मूल्य ही S का क्रय मूल्य बनेगा। और एक रिलेशन दिया है Y बराबर 38 सही 6/13% ऑफ X। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं इसको डिकोड कर देता हूं, ये इसका क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है। Y बराबर, तो कितना हो जाएगा ये, Y इक्वल टू 38 सही 6/13%। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 38 गुणित 13 और धन 6 करोगे तो ये आपको मिलेगा 500 मिलेगा। अब 500 बटे क्या करोगे आप, 13 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, इतना X रहेगा, ये परसेंटेज में रहेगा, और क्या रहेगा, X रहेगा। ये क्या है, Y का मान है। ठीक, अब परसेंट हटाने के लिए आप नीचे में 100 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5/13 वहाँ से आंसर आ जाएगा, वो रेशियो वाले कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अब देखिए, अब केस करना है मुझे, मैं P के बारे में लेकर चलता हूँ। मान लिया जाए P का जो कॉस्ट प्राइस है, P ने जो सामान खरीदा उसको A कीमत पर खरीदा, और P को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, P को लाभ हो रहा है यहाँ पर X% का लाभ हो रहा है, और P ने वस्तु को बेचा कितने में है, तो P ने वस्तु को बेचा है 390 रुपए में बेचा है। अब देखिए लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं जी, लाभ प्रतिशत निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 390, कॉस्ट प्राइस कितना है A, और कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, लाभ परसेंट को, और P किससे कंपेयर कर रहा है, P क्रय मूल्य से कंपेयर कर रहा है जो कि A है, इनटू क्या होगा 100 होगा। तो ये क्या रहेगा आंसर, परसेंटेज में आएगा। उसी प्रकार से मुझे Q के बारे में चर्चा करना है। Q का भी कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में दोनों समान कीमत पर वस्तु खरीदते हैं। तो Q का कॉस्ट प्राइस A है। Q को लाभ कितने का हो रहा है, तो Q का लाभ हो रहा है Y% का लाभ हो रहा है, और Q ने सामान कितने में बेचा है, तो Q ने सामान बेचा है 390 रुपये में सामान बेचा है। अब यहाँ पर Q जो है अपनी लाभ की गणना सेलिंग प्राइस के बेस पे कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं Q के लाभ के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कैसे आएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट क्या होगा यहाँ पर Y% बराबर क्या ले सकते हो, सेलिंग प्राइस 390 माइनस, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना है ना, ये क्वेश्चन छिपा दिया हूँ मैं क्योंकि स्पेस सही मुझे यहाँ पर, देखो ये ऐसा 390 रुपये में बेचा है, क्रय मूल्य A है, और Y% किस पे लेकर रहा है, सेलिंग प्राइस पर लेकर, इसलिए मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस लेना है। यहाँ पर P के केस में मुझे कॉस्ट प्राइस लेना था, क्योंकि P कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है और Q सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है। इनटू क्या करना है, इनटू 100 करना है, ऐसा हो जाएगा। तो ये दो समीकरण हो जाएंगे, और दिया हुआ है हम लोग निकाले हैं। ठीक है, क्या निकाल चुके हो आप, यहाँ पर यहाँ से निकाले हैं। एक इक्वेशन देखिए
ऊपर निकाल चुका हूँ क्या, y का मान कितना है 500/13% ऑफ x। तो इस समीकरण में मुझे y और x का मान रख देना है जो निकाला हूँ। इसको याद रखना आप, इस इक्वेशन को याद रखेंगे। ये इसमें मुझे मान रखना है, y का मान रखूँगा और x का मान रखूँगा और वहाँ से मैं एक रिलेशन फाइंड करूँगा या फिर वैल्यू लिख लेगा मुझे। तो देखिए क्या वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पर, यहाँ से देखना दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर x और y का मान रखना है। तो ये क्या था क्वेश्चन, इक्वेशन क्या था हमारा, y बराबर कितना था याद करो 500/13% इंटू क्या है x। y का मान कितना है देखो रख दीजिए 390 - a इंटू 100 डिवाइड बाई कितना 390 बराबर कितना 500/13। अब परसेंट हटाने के नीचे में 100 लगाते हैं, याद रखो, इंटू क्या होगा यहाँ पर x की वैल्यू कितना 390 - a बटे में क्या होगा a, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 100। जो कट रहा है कटा दीजिए। तो देखो 300 - a यहाँ पर भी है, 300 - a यहाँ पर भी कैंसल, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ठीक, ये 100 और ये 100 कैंसल। तो यहाँ पर क्या क्या बचा 1/390 बचा है इक्वल टू 5/13 बचा है और नीचे में क्या बचा है, नीचे में देखो a बचा है। ऐसा तो करा सकती हैं 13 कम 13, 13 तिया 39, 30। तो 5 × 30 करोगे तो a का मान कितना आ गया जी, a का मान आ गया कितना 150। a का मान कितना आ गया 150। अब इस a का मान को मुझे क्या करना है, a के मान से मैं y के जगह में रख दूंगा। y परसेंट का मान निकाल लेना है मुझे। y परसेंट का मान कैसे लिख लेगा, आप यहाँ रख दीजिए। y परसेंट का मान मैं अब निकालने वाला हूँ। तो 390, a का मान कितना है 150 बटे कितना है 390, गुणित क्या हो जाएगा, गुणित यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ये ना y परसेंट का मान मिलेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करो, कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ मैं, तो 800/13 क्या रहेगा, ये परसेंट बनेगा किसका, y का मान। y परसेंट का मान कितना आ गया 800/13%। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि r ने s को बेचा है। क्वेश्चन देखिए, r ने इनमें से एक वस्तु s को y परसेंट लाभ पर बेचा है। तो y परसेंट का मान पता चल जा रहा है, बेचा है। देखो r ने खरीदा कितने में था जी, क्वेश्चन देखिए, r ने खरीदा कितने में था, तो जितना में वो लोग बेचे थे कौन p और q, तो दोनों कितने में बेचे 390 में। तो देखिए r ने कितने में वस्तु खरीदा था, तो r ने 390 में वस्तु खरीदा है और r कितने लाभ पर बेच रहा है, तो r जो है 800/13% लाभ पर बेच रहा है। तो कितना में बेचा होगा ये निकालना है, कितना में बेचा होगा। तो मैं लाभ निकाल लेता हूँ, अलग से लाभ निकाल लेते हैं। 390 का 13% कितना होगा, 390 का 13% कितना होगा ये बता दीजिए, वहाँ से फिर ऐड कर देंगे हम लोग। तो 390 का 800/13%। तो परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं, 100 लगाते हैं, ये 00 कैंसल, 13 तिया 39, तो 8 तिया 24। 240 रुपए के लाभ पर बेचा है आर ने किसको, एस को। तो आर ने बेचा कितने में है, आर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 390 में खुद खरीदा था और 240 में बेचा है। तो अगर इसको आप ऐड कर देते हो तो कितना आ जाएगा 630 रुपए आएगा। तो 630 रुपए में आर ने बेचा है एस को, इसका मतलब है कि 630 रुपए में एस ने क्या किया है, एस ने खरीदा है, ऐसा करके आप बोलोगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। एक नज़र आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ से, ये इस टाइप का सॉल्यूशन है, थोड़ा लेंदी है। बाकी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा जी। शॉर्टकट नहीं ढूंढा हूँ मैं इसका, क्योंकि बेसिक से ही है, इसको बनाने में ठीक लगा मुझे। तो आप इसको 1-2 बार आप फिर से अपने हिसाब से बनाने का प्रयास करना। जैसे लेंदी होता है तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो 1-2 बार आप इन क्वेश्चनों को आप एक बार देख लिए, फिर उसके बाद दोबारा फिर बनाने का प्रयास करना, तो दोबारा कभी भी स्टेप से क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये मैं अपने क्लासरूम में मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ। जो बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं मेरे से, उन्होंने ये क्वेश्चन को अप्रोच किया होगा। तो इसका भी देखिए क्वेश्चन का क्या है लेवल। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन था, छोड़ने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं था।
प्रश्न में बोला जा रहा है ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है, 759 किलोमीटर है। बिंदु ए से दो व्यक्ति एक ही समय में क्रमशः 63 और 91 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब तेज गति वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है तो सी पर धीमे व्यक्ति से मिलता है। बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। आप जब भी बनाते हो तो जब मुलाकात करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ना समय बराबर होता है। समय बराबर का मतलब है धीमे चाल वाले व्यक्ति को जितना टाइम मिलता है चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, उतना ही टाइम तेज चाल वाले व्यक्ति को मिलता है। तो क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पर डिटेल से बता दे रहा हूँ और हो सकेगा तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा तो मैं लॉजिक से प्रयास करूँगा इसका बताने का। बाकी आप बेसिक इसका समझिए। ये एक क्वेश्चन इस टाइप का एक बार और हमारे स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। कहानी सेम है, इसका पैटर्न ना सेम है, बस आंकड़े अलग अलग हैं, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम आपको मिलेगा। देखिए क्या है, यहाँ से 2 पॉइंट आप एज्यूम करना। एक पॉइंट को क्या बोलेंगे ए और दूसरा क्या बोलेंगे बी। ठीक, ए और बी। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, दोनों अपनी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ए और बी का बीच की दूरी दे दी है कितना, 759 किलोमीटर ए और बी का कुल दूरी है। देखिए एक व्यक्ति ए से अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, जितने टाइम पर एक व्यक्ति शुरू करेगा 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसी टाइम पर एक दूसरा व्यक्ति भी बिंदु ए से ही सेम दिशा में बिंदु बी की ओर जाने का प्रयास करेगा 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब आप लॉजिकली सोचिए कौन बिंदु बी पर पहले पहुंचेगा। ए से जब स्टार्ट करेंगे तो भाई जिसका चाल ज़्यादा है वो पहले बी पर पहुंचेगा। तो अगर मैं इनका नामकरण कर दूं तो आपको समझने में आसानी होगा। मान ले जाइए ये पी है और ये क्यू है, तो व्यक्ति पी का चाल 63 है और व्यक्ति क्यू का चाल 91 है। तो व्यक्ति क्यू पहले पहुंचेगा बी पर, जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद फिर से वो तुरंत वापस आना शुरू करेगा, वो रुकेगा नहीं। तो जब वो वापस आते रहेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, पी इधर से जाते रहेगा, तो बीच में कहीं पर मुलाकात करते हैं। वो जो बीच में मुलाकात करते हैं उसी को बोला जा रहा है पॉइंट सी। तो यहाँ पर मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से क्यू निकला है 91 किलोमीटर चाल वाला, सेम टाइम पर बिंदु बी पर पहुंचा है, उसके बाद वापस मुड़ करके वो इधर आना शुरू कर रहा है। और जैसे इधर आ रहे हैं तो इस तरफ से अब जा रहा है, कौन जा रहा है, पी जा रहा है। धीमे चाल वाला व्यक्ति यहाँ पर गया और यहाँ पर ये दोनों मुलाकात कर लिए, कौन, पी और क्यू। इस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, इसी पॉइंट को बोला जा रहा है सी। तो हमें निकालना है बी और सी के बीच की दूरी। तो आप ना इस दूरी को क्या मान लोगे, इस दूरी को आप x मान लेना। इस दूरी क्या मान लोगे, x मान लेना। तो अगर x से इसको मानेंगे तो a और c के बीच की दूरी कितना होगा जी। देखो टोटल दूरी है 759, तो 759 में आप क्या करोगे, इस x को माइनस कर दोगे तो इनके बीच की दूरी मिल जाएगा। तो देखिए दोनों एक ही समय पर स्टार्ट किए हैं तो समय दोनों को बराबर है। तो यहाँ से मैं ऐसा समीकरण बनाऊं, p का समय, p को जितना टाइम मिला है चलने के लिए उतना ही समय किसको मिला है, q को मिला है। तो q का समय, दोनों समय क्या हैं, आपस में बराबर है। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, तो देखो जो व्यक्ति P है वो कम दूरी तय करेगा क्योंकि चाल कम है, और Q ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो P कितना दूरी तय करेगा, P A से C तक जाएगा। A से C तक की दूरी कितना है, 759 माइनस कितना x, और किस चाल से जाएगा, तो P का चाल कितना जूम किया हम लोग 63, इक्वल टू Q कितना दूरी जाएगा। तो Q A से B तक पहुंचा और वापस C तक आया, मतलब A से B तक जाने में 759 दूरी तय किया और B से C तक और आया तो कितना दूरी आया, x दूरी और आया। तो इसको क्या करेंगे, 759 प्लस x डिवाइड बाई कितना, इसका चाल कितना होगा 91। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा जी। तो मैं समय बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करना। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो x का मान कितना आ जाएगा, 138 किलोमीटर, ये आपको आंसर मिलेगा। ये समीकरण है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसमें सर आप लॉजिक बताने वाले थे, तो देखिए बेसिक इतना आसान है, लॉजिक से आप मत बनाइए ज़्यादा, यही को प्रयास करूँगा मैं।
बाकी बनाने के लिए बना सकते हो। लॉजिक क्या होगा देखिए, मैं लॉजिक से थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ बताने का इसका। इस पे सही क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या बराबर है, इस क्वेश्चन में समय बराबर है। कैसे समय बराबर है, दोनों एक टाइम पे शुरू कर रहे हैं और एक ही समय पर कहीं पर मिल रहे हैं। तो अगर समय बराबर है तो देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर समय बराबर है तो जो चाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, दूरी के। मतलब जो चालों के बीच रिलेशन रहेगा वही दूरी के बीच रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पर मैं दो व्यक्ति माना था P और Q। P का चाल कितना है 63, Q का चाल कितना है 91। अगर मैं रेशियो की बात करूँ दोनों का तो कितना आ जाएगा, ये 7 नहीं है 63 और ये 13 आएगा क्या, 13 7 91। ठीक है, तो 7 और 13 का, ये 9 और 13 का यहाँ पर रेशियो आ गया। इसका मतलब ये है कि P जो चाल का रेशियो है वही दूरी का रेशियो बनेगा, जो चाल का रेशियो है वही दूरी का रेशियो बनेगा। तो यही चाल का रेशियो है और यही दूरी का रेशियो है। इसका अर्थ यह होता है कि P जब 9 दूरी तय करेगा तो Q यहाँ पर कितना दूरी तय करेगा, तो Q यहाँ पर 13 दूरी तय करेगा। तो P और Q के बीच की दूरी का अंतर कितना है, 4 किलोमीटर बोलोगे। एक बार और यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बता रहा हूँ आपको। देखो ये A है और ये B है, यहाँ पर मुलाकात हो रही है C पर, तो कितना दूरी एक्स्ट्रा है यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो 4 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा है, वो बाद में लिख लेगा। देखिए क्या हो रहा है, A कहाँ से कहाँ तक जाएगा, A बोलता हूँ, P नहीं Q, P यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इस दूरी को हम लोग टोटल 13 बोल रहे हैं और इस दूरी को कितना बोल रहे हैं हम लोग, 9 बोल रहे हैं। तो 4 एक्स्ट्रा चला है, कितना एक्स्ट्रा चला है, इससे कितना ज़्यादा है, 4 एक्स्ट्रा चला है। उस 4 में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2, यही 4 होगा। तो यहाँ से A से B तक की दूरी कितना बोल सकते हो, 2 + 9, क्योंकि A से C तक की दूरी को आप 9 मान रहे हो और C से B तक की दूरी को आप 2 मान रहे हो। तो 9 और 2 11, तो हमारे हिसाब से कितना हो गया 11। अब प्रश्न के हिसाब से A और B के बीच की दूरी कितना दिया है, दे दिया है 759। तो 11 बराबर 759, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 759 बाई कितना 11। इसको सॉल्व करेंगे 66 आएगा, है ना। 1 सेकंड रुकिए, कैलकुलेशन कितना आएगा, 11 छक्के 66, 99 सॉरी 9 आएगा, है ना, 69 आएगा। तो 1 बराबर 69 है, तो इन C और B के बीच की डिस्टेंस कितना है 2, तो 1 बराबर 69 है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 69 इंटू क्या करेंगे आप 2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 138। ये हमारा आसान आंसर रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छे फॉर्म में समझते हैं क्वेश्चन को, उनको ऐसा बनाना चाहिए, और जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है लॉजिक समझने में, वो बेसिक अप्रोच कीजिएगा। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये एडवांस से 4 क्वेश्चन आया है, चारों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूं, इसमें करना क्या है देखिए, एक चतुर्भुज, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB, BC और CD दिया है। देखोगे तो आपको मजाक लगेगा क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है। मैं इसका यहाँ पर प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल किसके अंदर है, एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं को एक चतुर्भुज बनाएंगे इस टाइप का, चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा ऐसा। डायग्राम को समझना आप लोग, बहुत बेहतरीन डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा डायग्राम बन गया हमारा। चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ये भुजा क्या है, AB, BC और CD। इसमें नाम दिया है, AB का मान कितना दिया है 11.2 दिया है, BC का मान कितना दे रखा है 8.4 दे रखा है, और CD का मान कितना दिया है 6.3 दिया है। तो हमें AD का मान निकालना है। इसका लॉजिक ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयों का योग AB प्लस DC बराबर कितना होता है, BC प्लस AD होगा। आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका लंबाइयों का योग आमने सामने भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर होता है। इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो सीधा। AB का मान 11.2, DC का मान 6.3, BC का मान है 8.4 और AD का मान तो आपको फाइंड ही करना है।
तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आएगा, एडी का आंसर आएगा 9.1। एडी का मान कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा 9.1। क्या होगा आंसर, बी होगा। तो ये इसको आप प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर प्रूफ बताने का मतलब नहीं रहेगा। आमने सामने की भुजाओं को आप सिंपली ऐड करोगे तो हो जाएगा। और प्रूफ कहाँ से निकलेगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन आया है ना, बाद में आएगा क्वेश्चन, उसको डील करेंगे वहाँ पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगला सवाल, ये शंकु से संबंधित क्वेश्चन था। ये बहुत बेहतरीन है, खतरनाक क्वेश्चन है। देखो, एक शंकु को उसके आधार के समांतर दो टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि इस प्रकार बने छोटे शंकु और अन्य भाग के आयतनों का अनुपात 125:91 हो जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई 57.6 सेंटीमीटर है तो आधार से उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर शंकु को काटा गया था। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिनको पता रहेगा मैं क्लास में डील करता हूँ बीच बीच में, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो ऐसा क्वेश्चनों को। अच्छा, जानकारी के लिए आपको बता दूं, हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन विद्यार्थियों को मैथ्स का ज़रूरत होगा या फिर आपके जो वीडियो देख रहे हैं किसी को फ्रेंड सर्कल में अगर आप बताना चाहेंगे तो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 21 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच, 21 फरवरी। टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 9 AM to 10 AM। जिनको ज्वाइन करना रहेगा आप लोग इस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, 9 AM to 10 AM। 1 घंटे का क्लास होगा 21 फरवरी को। अगर मॉर्निंग में दिक्कत जाता है आपको तो इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हो। इवनिंग में 7 मार्च को स्टार्ट होगा, 7 मार्च को स्टार्ट होगा। उसका टाइम टेबल रहेगा, टाइमिंग रहेगा 5 to 6 PM। ये दोनों प्री की क्लासेस हैं। जिनको ज़रूरत है मैथ्स का आप इस टाइम पे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है। कल का टाइमिंग है 17 तारीख, 17 फरवरी। 17 फरवरी ये इसका टाइमिंग रहेगा 3 to 5 और ये मेंस का बैच रहेगा जी। इसमें पूरा पेपर 4 को कवर किया जाएगा। 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लगभग इसका सिलेबस रहेगा 2 महीने के अराउंड रहेगा, 40-45 दिन का आसपास रहेगा। इसमें आपको पेपर 4 के बारे में मिलेगा। तो जिनको ज़रूरत रहेगा आप लोग प्लीज़ एक बार इसको बता दीजिएगा, हमारा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और नीड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा है क्वेश्चन, एक शंकु को उसके आधार के समांतर 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि इस प्रकार बने छोटे शंकु और अन्य भाग के आयतनों का अनुपात 125:91 हो जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई इतना है तो आधार से उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर शंकु को काटा गया है। क्वेश्चन देखिए, डायग्राम पहले बनाना है। आयतन वाले क्वेश्चनों के लिए डायग्राम बहुत जरूरी रहता है। डायग्राम को पहले बनाएंगे, ये डायग्राम क्लियर रहेगा तो आप आंसर निकालने में आपको हेल्प मिलेगा। तो ये हमारा एक शंकु बन गया, ये इसको बोलेंगे मुख्य शंकु, बड़ा शंकु। और इस शंकु का क्वेश्चन में हाइट दिया है, इस शंकु का ऊंचाई है कितना, 57.6 मीटर सेंटीमीटर इसका हाइट दिया है। इस शंकु को काटा जाता है आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से। आधार के समांतर मतलब ऐसा काटेंगे, अब काट देंगे तो ऊपर वाला क्या बनेगा, ऊपर वाले को शंकु बोलेंगे और नीचे वाले को बोलते हैं छिन्नक पृष्ठम। छिन्नक का देखिए, छिन्नक हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसका फार्मूला भी यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। अब जो काटे हैं इन भाग का आयतन दिया है, जो ऊपर वाले को काटा गया है ऊपर वाले का आयतन है शंकु का, जो ऊपर आकृति बना है शंकु, इसका आयतन दिया है 125, अनुपात में दिया इसलिए 25 एक से बोलूँगा। और नीचे वाले का आयतन दिया जो छिन्नक है, जो अन्य आकृति जिसको बोला जा रहा है, उसका मान है 91x। x इसलिए लगाया गया है क्योंकि रेशियो के फॉर्म में, एग्जैक्ट इसका आंकड़ा नहीं है। ऊपर वाला जो शंकु बना है, इस शंकु का हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक, और इसका ऊंचाई को मानता हूं मैं स्मॉल h। बड़े वाले शंकु का मैं त्रिज्या मानूंगा, सबसे बड़ा वाला शंकु को, छिन्नक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा ओवरऑल बड़े वाले शंकु का इसका त्रिज्या को मानते हैं हम लोग r, ठीक। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट निकालना है। कौन सा हाइट निकालना है, ये शंकु का हाइट कहलाएगा, शंकु का ऊंचाई कहलाएगा। मुझे ये आधार से इस शंकु को कितना ऊंचाई पर काटा गया है तो इसको मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ h।
आधार से कितना ऊंचाई पर काटा गया, h, इसी h का मान मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है और उन दो त्रिभुज में सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, समरूपता जिसको बोलेंगे, इसको बोला जा रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ A, इसको B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D और इस पॉइंट को E। तो दो त्रिभुज है, त्रिभुज में इसकी बात करूँगा कि उसकी A, B और C, और एक त्रिभुज है त्रिभुज A, D और E। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब सिमिलरिटी यहाँ पर बताना नहीं है मुझे, लेकिन आप समरूप हैं ऐसा आप समझिए। अब देखिए समरूप है तो क्या होगा, संगत भुजाओं की अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो AB बटे क्या होगा, AB बटे AD बराबर क्या होगा, AB का त्रिज्या कितना है R और नीचे वाला त्रिज्या कितना है कैपिटल R, ये दोनों बराबर होंगे। अब इसको अगर फर्दर और सिंप्लीफाई करें, AB का मान कितना है नहीं पता, चलो AB का मान निकाल लेंगे, लेकिन AD का मान तो पता है। AD मतलब क्या, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 57.6 इक्वल टू क्या होगा R बाई कैपिटल R, ये हो गया। अब आयतनों का अनुपात निकालूंगा मैं आयतन ले रहा हूँ बड़े वाले शंकु का आयतन, यानी छोटे शंकु का आयतन V1 और बड़े शंकु का आयतन क्या लेंगे V2। बड़े शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर H, ये R1 ले रहा हूँ ऊपर वाले शंकु का, बाई क्या होता है 3, ये शंकु का आयतन। बड़े वाले शंकु का आयतन लिखेंगे, पूरा बड़े वाले शंकु का आयतन क्या लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर और ये कैपिटल H है ना, ये H2 मान लो या फिर पूरा लिखेंगे। ये H2 क्या है, शंकु की ऊंचाई है बटे 3, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में क्या फार्मूला बनेगा, सिंपल फॉर्म में फार्मूला बन सकता है इसका, देखिए V1 बटे V2, V1 बटे V2। V1 क्या है, V1 का मान दिया था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन याद कीजिए, V1 का मान दिया है 125 ऊपर वाले शंकु का, V2 मतलब पूरे शंकु का आयतन निकालना है, पूरे शंकु का आयतन निकालना है मतलब 125 प्लस छिन्नक को जोड़ना पड़ेगा, छिन्नक कितना दिया 91 बराबर ये स्मॉल r1 का स्क्वायर इनटू ये h है, ऊपर वाले शंकु का आयतन जिसको मैं AB बोल दूंगा, नीचे वाला शंकु का R2 इनटू क्या H2। H2 का मान तो दिया है मेरे हिसाब से, H2 का मान ही पुट कर देते हैं। H2 का मान दिया है, कितना दिया है 57.6, 57.6, ये क्या होगा हमारा 57.6 H2 का मान कहलाएगा। अब यहाँ से ये देखिए ये रिलेशन निकाल के रखे हैं हम लोग, R1 बटे R2 का मान कितना है, यहाँ देखो रिलेशन ऊपर निकाला हूँ मैं, ये R1 बटे R2 का मान क्या है AB, और AB को क्या लेके चल रहे हैं जी, AB एक्चुअल में H ही है, ये जो AB लिखे हो ना इसी को मैं H लिख रहा हूँ, AB ही क्या है यहाँ पर H है ना, छोटा वाला हाइट, ठीक है। तो यहाँ से बना सकते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन बनाएंगे, देखो R1 बाई R2 का मान यहाँ पर आप पुट कर दीजिए सिंपल, तो ये 125 हो जाएगा, ये नीचे वाला जोड़ेंगे कितना जाएगा, ये 216 हो जाएगा। R1 बाई R2 तो AB का मान तो H है, तो H बटे क्या 57.6 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू क्या H बाई क्या 57.6, ठीक है। तो ये इस तरफ का कितना आ जाएगा, क्यूब के फॉर्म में आएगा, क्यूब के फॉर्म में कैसे आएगा, देखिए ये हो गया हमारा आंसर, इस तरफ का 125 बाई, बस 2 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, 3 बार H है H क्यूब बटे 57.6 का क्या क्यूब, दोनों तरफ अगर क्यूब रूट लोगे ऐसा, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो 225 का क्या आएगा बाहर 5, 216 का क्या आएगा 6, इधर क्या आएगा H बटे कितना 57.6। इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से H का मान निकलेगा, H का मान आएगा जो कि 48। तो मुझे H नहीं निकालना है, मुझे नीचे से हाइट निकालना है, ठीक है। नीचे से हाइट क्या होगा, कितने दूर से काटा गया है, तो टोटल हाइट कितना है 57.6, उसमें माइनस क्या कर दोगे, उसमें 48 को आप माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 9.6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा जी, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन, आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन बना है इसका। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको H1 बोल दे रहा हूँ, ये ऊपर वाले को ये H1 है, ये क्या है ये H1 होगा,
ये क्या होगा H1 होगा, ऐसा। ये क्या होगा H1 होगा, ये क्या है H1 है, ये क्या है H1 है, ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालिए, जो H1 निकाले हो उसका मान कितना दिया 48। उम्मीद है आगे होगा समझ में आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और डील कर देते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन अगला। टाइम लग रहा है, क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, इसलिए समय लग रहा है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव को अनुप्रवाह में 136, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में 136 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लगते हैं। अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय के बराबर है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा की गति से कितना अधिक है। देखिए धारा की दिशा में गति को क्या मानते हैं, मैं यहाँ पर नाव की गति को b मानूंगा और धारा की गति को s मानेंगे। तो धारा की दिशा में गति को क्या लेते हैं हम लोग b प्लस एस लेते हैं, और विपरीत दिशा में कितना लेते हैं, विपरीत दिशा में गति क्या होगा माइनस होगा, b माइनस एस। विपरीत दिशा में गति होता है धारा की, नाव की गति b माइनस एस और धारा की दिशा में गति होता है b प्लस एस। पहला समीकरण क्या बनेगा, नाव को अनुप्रवाह में 136 किलोमीटर, अनुप्रवाह मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा की दिशा में 136 किलोमीटर b प्लस एस की चाल से, और प्रतिकूल कितना 84 किलोमीटर b माइनस एस की चाल से जाने में कितना टाइम लगा 10 घंटे लगे। ये हमारा इक्वेशन 1 रेडी। आगे बोलिए, आगे दिया गया क्वेश्चन में अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय शांत जल में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय के बराबर है। दोनों को समय बराबर करना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अनुप्रवाह में कितना दूरी जा रहा है 51, किस चाल से जाएगा b प्लस एस अनुप्रवाह। और शांत जल बोलने से मतलब है सिर्फ b के बारे में चर्चा कर रहा है, तो शांत जल में कितना जाएगा 36, और किस चाल से जाएगा, शांत जल मतलब नदी नहीं बह रही है, नाव बस बह रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कटा सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए कटाते हैं, 3 से कट जाएगा ये, तो 12 बार में कटेगा ये, 17 3 51, 3 बार में 17 बार में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17b। इधर ये b प्लस एस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 12b प्लस कितना हो जाएगा 12s। 12b इधर आएगा तो कितना b बचेगा 5b बचेगा, 5b बराबर कितना 12s। b बटे s का मान कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 12 बटे 5 निकाल सकते हैं, तो b बाई एस का मान कितना आ गया 5 बटे 12। अब देखिए, अब इसका मान को मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो b बाई एस का मान हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 136, तो यहाँ पर रेशियो है तो 12 है, तो क्या b प्लस एस कितना होगा 12x प्लस 5x से मानना अनुपात है ना, इसको क्या बोलेंगे 12x, इसको क्या बोलेंगे 5x। तो ये प्लस इस तरफ कितना आएगा 84 बटे 12x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 10। देखो 136 बटे ये 12 5 कितना 17, 17x प्लस 84, 12 माइनस 5 कितना 7x बराबर कितना 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 अट्ठे ऐसा प्लस ये 12 7 12 84x बराबर कितना 10। ऊपर वाला कितना हो जाएगा 20x बटे कितना 10। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। अब x का जैसे ही मान आया क्या करना है मुझे b और s का मान एग्जैक्ट निकाल लेना है। तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 12 गुणित 2, ये हो जाएगा 24, और s का मान कितना हो जाएगा 5 गुणित 2, कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन अब एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा की गति से कितना अधिक है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल नाव की गति कितना होगा, तो b माइनस एस, तो 24 माइनस 10 कितना होगा 14। तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति इतना, और धारा की गति कितना है, तो धारा की गति तो 10 है सर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 10 क्या बोलोगे, दोनों में कितने का अंतर है 4 किलोमीटर पर आवर का। तो इसका मौजूदा ऑप्शन कौन सा होगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या होगा विकल्प
बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पर हम लोग यहीं तक सॉल्व करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है उसको मैं और नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा अगला वीडियो में, क्योंकि लेंदी हो जाएगा फिर वीडियो। तो लगभग इसका जिस हिसाब से हमारा चल रहा है, पढ़ाने का तरीका चल रहा है जो स्लो है, आराम से डील कर रहा हूँ मैं, तो 2 लेक्चर इसका और बनेगा जी। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए और कमेंट के थ्रू आप बताइए कि आप इसका फ़ायदा उठा पा रहे हो कि नहीं उठा पा रहे हो। बाकी आपको नया बैच के बारे में बता दिया हूँ, जिनको भी ज़रूरत पड़ेगा प्लीज़ उनको बता दीजिएगा, और अगर कोई लाइक सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, गुड नाइट।